इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का मामला आपको पता ही है। वीएचपी के कार्यक्रम में गए थे, वहां समान नागरिक संहिता की वकालत कर बैठे। विपक्ष महाभियोग लाकर उन्हें हटाने की तैयारी में लगा है। हट पाएगा या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन जस्टिस यादव की बोली गई बातों पर सियासी जजमेंट आने शुरू हो गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जस्टिस यादव का समर्थन करके इस विवाद और बहस दोनों को नया लेवल दे दिया है। महाभियोग से पहले वैचारिक मतदान शुरू हो चुका है। कल लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने 1 घंटे 39 मिनट का जवाब दिया। उसी में ये साफ कर दिया था कि समान नागरिक संहिता जरूरी है और ये मन की मर्जी नहीं है, संविधान का आदेश है। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर हैं और पद पर रहते हुए समान नागरिक संहिता की पैरवी कर रहे हैं। पहले भी विचार दे चुके हैं, कल भी दिया और आगे भी दे सकते हैं। लेकिन इसी समान नागरिक संहिता पर अपने विचार व्यक्त करके एक जज साहब नैतिकता के कटघरे में खड़े किए जा चुके हैं, बल्कि उन्हें इसका दंड देने की तैयारी है। सबसे पहले जज साहब का वो विचार फिर से सुने। हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा, लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, वो देश के लिए घातक है। इस बयान को लेकर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो चुकी है। विपक्ष 55 सांसदों के हस्ताक्षर लेकर राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस दे चुका है। अब साइन करने वालों की संख्या दोनों सदनों में 100 बताई जा रही है। जस्टिस यादव पर आरोप है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उन्होंने कानूनी मर्यादा तोड़ी है। लेकिन संसद और अदालतों के बाहर जस्टिस शेखर यादव के पक्ष में बोलने वाले भी अब आ रहे हैं। इन्हीं में एक बड़ा नाम जुड़ा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुंबई में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में सीएम योगी ने कहा कि जज साहब ने कुछ गलत नहीं बोला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? योगी आदित्यनाथ से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जस्टिस यादव के समर्थन में आ चुके हैं। बोल चुके हैं कि सच को सच कहना गलत नहीं, जगह कोई भी हो। न्यायाधीश महोदय कोर्ट के इजलास से अगर बोले होते तब बात समझ में आती लोगों को कि साहब कोर्ट के इजलास से ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। अगर कोर्ट के इजलास से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं तो इनके ऊपर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं वे कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। लेकिन विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ के जस्टिस यादव की तरफदारी करने पर भी शोर मचा दिया है। कांग्रेस ने कहा कि संवैधानिक मर्यादा को भंग करने वाले का पक्ष लेना भी संवैधानिक मर्यादा को तार-तार करने जैसा है। कि जो कुछ भी बोला है, जितना भी बोला है जस्टिस यादव ने, उन्होंने संविधान प्रदत्त अधिकारों के खिलाफ बोला है, उससे अलग हटकर बोला है। किसी भी पद को संविधान के ऊपर नहीं मानते। हालांकि जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग पास हो पाएगा, इसमें शक ही शक है, क्योंकि देश में जजों के खिलाफ महाभियोग का रिजल्ट अब तक 0 रहा है। कुल 5 बार जजों पर महाभियोग की कोशिश हुई है। जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ 1993 में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। 2/3 बहुमत नहीं था, इसलिए गिर गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ 2011 में इम्पीचमेंट मोशन आया, राज्यसभा में पारित भी हो गया। इससे पहले कि लोकसभा में वोटिंग होती, जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की अपील पर जज साहब ने अपना कमेंट वापस ले लिया। महाभियोग पर कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी। 2018 में तब मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की कोशिश हुई थी, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने मोशन रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस शेखर यादव के केस में ये महाभियोग प्रस्ताव पारित होना इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि इसके लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी और विपक्ष इस बहुमत से खुद एक विशेष दूरी पर है।
किसी जज के खिलाफ महाभियोग की एक पूरी प्रक्रिया है। अगर उपराष्ट्रपति विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और एक लीगल एक्सपर्ट, ऐसे 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जो शिकायत की जांच करेगी। लेकिन बात कार्रवाई से अलग न्यायमूर्ति के निजी विचारों पर आकर टिक गई है कि कब और क्या बोलना चाहिए। सियासी बयानबाजी एक तरफ, लेकिन असली मुद्दा है जज साहब के बयान के बाद निकले वो सवाल जिनके जवाब जानने जरूरी हो जाते हैं। सवाल है, क्या देश के एक सिटिंग जज को अपने निजी विचार रखने का अधिकार है या नहीं? क्या जज साहब सार्वजनिक तौर पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं? क्या न्यायमूर्ति सिर्फ कोर्ट में टिप्पणी कर सकते हैं, निजी जिंदगी में नियम से बंधे होते हैं? क्या जजों के बयान देने के लिए भी कोई कूलिंग पीरियड होना चाहिए? जो युक्त जो प्रतिबंध है उसमें कई बातें हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं। पब्लिक ऑर्डर है, डिसेंसी है, मॉरलिटी है, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, एकता अखंडता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर एक जज भी एक व्यक्ति है, वह भी हमारे भारत का नागरिक है। उससे उसके नागरिक होने का अधिकार थोड़ी छीन लिया गया है। हम हो या इस मामले में कोई न्यायिक अधिकारी या कोई न्यायमूर्ति हो या कोई भी हो, तो कोई ऐसी बात तो नहीं करेगा जिससे कि देश की एकता अखंडता की बात आए या मूलभूत ढांचे को लेकर के कोई ऐसी बात हो जो कि उसको नुकसान पहुंचाए। संविधान के जानकार जिन नियमों की बात कर रहे हैं उन्हें समझने की जरूरत है। दरअसल 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींची थी। इसे रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का नाम दिया था। इसके बाद पद पर रहते हुए न्यायाधीश कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, परिवार से जुड़े मुद्दे नहीं सुन सकते, मीडिया को इंटरव्यू नहीं दे सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पब्लिक या सियासी मामलों में खुले तौर पर या फिर किसी चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। उन मामलों में तो बिल्कुल नहीं जो अदालत के समक्ष विचाराधीन हो। जब ऐसी खबरें आने लगी थी कि जजेस जो है लोगों के दुकानों के प्रमोशंस में, बिजनेस में, नर्सिंग होम में, ब्यूटी पार्लर में उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, तो 1997 में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको गंभीरता से लेते हुए एक फुल कोर्ट मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस किया और उससे कोडिफाई किया। उन्होंने कुछ नियम बनाए, उस नियम के हिसाब से जज को सार्वजनिक समारोहों में जाने से बचना चाहिए। शादी हो गया, जन्मदिन हो गया, मंदिर मजार का उद्घाटन हो गया, नारियल फोड़ना हो गया, ये सारी चीज़ों पर मनाही है कि जज न जाएं। ये सही है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने इस दस्तावेज के जरिए न्यायाधीशों के जीवन के मूल्य रेखांकित किए थे। जज माने या नहीं ऐसी बाध्यता नहीं थी, लेकिन बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 ने न्यायाधीशों के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था। इसके मुताबिक जजों को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विचार इस तरह रखे जाने चाहिए जिससे अदालत की शुचिता बरकरार रहे और समाज के हर वर्ग के लिए समानता का भाव जाए। आमतौर पर जजों के कमेंट, उनकी टिप्पणी अदालती कार्रवाई तक सीमित रहती है, लेकिन पद से रिटायर होते ही जज खुले तौर पर अपने मन की बात रखते आए हैं। कुछ इंटरव्यू देते हैं, सेमिनारों में बोलते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं। हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक सार्वजनिक मंच पर बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में बयान दिया और ये माना है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था पारिवारिक कानूनों के मुद्दों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।